हेलो स्टूडेंट्स, तो आज भी हम लोग ओसी करने जा रहे हैं। ओसी का ये लास्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसी का लास्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किन्होंने दिया था? ये दिया था एफ डब्ल्यू टेलर ने, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि एक मैनेजर को रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना चाहिए। मीन्स उसको अपने पर्सनल जजमेंट पे मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। हमने यही सीखा था कि कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने खुद के रूल्स नहीं बनाएगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं करेगा। वो पहले साइंटिफिक एनालिसिस करेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा? वो मैनेजमेंट करेगा। और हमने इससे सीखा था कि साइंटिफिक अगर एनालिसिस हम पहले ही कर देते, साइंटिफिक रिसर्च करते कोई भी वर्क को परफॉर्म करने से पहले, कोई भी काम को करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं जाना पड़ता। मतलब कि पहले हम कुछ ट्राई करें, उससे गलतियाँ होंगी, फिर उससे सीखेंगे और फिर सही से करेंगे। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च पहले ही करते हैं तो हमको इस ट्रायल एंड एरर बेसिस से नहीं जाना। तो हमने ये लास्ट 6 प्रिंसिपल्स देखे थे, किनके? एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने दिए थे 6 प्रिंसिपल। उनके प्रिंसिपल हमने देखे थे। आज हम आपने लास्ट क्वेश्चन में बार बार ये सुना होगा और कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट भी आएगा कि क्या बार बार बोल रहे साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक बार बार। तो वही आज हम लोग जब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे ना, तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, कौन से ऐसे टेक्निक्स है जिसको यूज करके क्या किया जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज हमारे सारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट टेक्निक है वो क्या है? वर्क स्टडी। क्या है ये? वर्क स्टडी। अब ये जो वर्क स्टडी है इसके 4 पार्ट से टोटल, मीन्स कि वर्क स्टडी जो टेक्निक्स है वो 4 और अलग टेक्निक्स है उसके, जिसके बेसिस पे वर्क स्टडी किया जाता है। वर्क स्टडी नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि वर्क स्टडी मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, कौन वर्क करता है? एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। वो दोनों जो वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, वो जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कौन से टेक्निक्स को फॉलो करने हैं, जिसको फॉलो करके क्या करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो वर्क स्टडी में फर्स्ट पॉइंट है, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। क्या बोला उन्होंने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, कि जब कभी भी हम क्या करेंगे? वर्क असाइन करेंगे। मीन्स कोई भी जॉब हम अगर परफॉर्म करने के अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई भी हम काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना होगा? हमको उसका एक स्टडी करना होगा। क्या करना होगा? स्टडी करना होगा, जिसको क्या बोलते हैं? वर्क स्टडी। मीन्स कोई भी, और अगर कोई मैनेजर है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए दे रहा है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहा है, कोई काम करने के लिए दे रहा है, तो उस जॉब को पहले वो खुद एक स्टडी करेगा कि हाँ रियलिटी में ये वर्क उस वो एम्प्लॉय इस वर्क करने के लिए, ये काम करने के लिए क्या वो कैपेबल है, क्या वो कर सकता है, क्या वो उसकी क्वालिफिकेशन उतनी है, क्या वो इतना एक्सपीरियंस बंदा है, क्या हमारे पास उतना रिसोर्सेस है जिससे हम ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? स्टडी है। किसके रिलेटेड? वर्क के रिलेटेड। जो भी काम हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्या है? ये एक स्टडी है। नेक्स्ट है, वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस।
अभी कोई भी एक वर्क को परफॉर्म करने, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, कोई एक एक्टिविटी पे डिपेंड है क्या, वो कोई एक फंक्शन पे डिपेंड है नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा बस ये लो रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड्स बनाया, प्रोडक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, काम कंपनी का काम खत्म। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमको अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल करना है तो उसके लिए पहले फाइनेंस को देखना पड़ता है कि फाइनेंस कितना अवेलेबल है हमारे पास। तो एक कोई एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पे। हम कोई भी वर्क परफॉर्म करेंगे तो इस वर्क स्टडी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे फर्स्ट क्या बोला कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स पहले से वो प्री प्लान होना चाहिए, पहले से उसके सारे प्लानिंग हो जानी चाहिए। उसके लिए जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं उसकी सारी तैयारी उसको हम अवेलेबल करके रखें, ताकि जब वर्क हम कोई भी परफॉर्म करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होगा तो उस काम को करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हो, प्लानिंग हो, वो पहले से ही क्या होने चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ओके, मीन्स तैयारी पूरा हम कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट बोला सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट। अभी क्या हो, वो जो भी वर्क है वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। मीन्स कि जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने लिए कोई रूल बना के रखा है तो उस रूल को फॉलो करके ही हमको करना है, ना कि हमको अपने मर्जी से करना है। जो सिस्टम बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी जॉब को परफॉर्म करने, जो कोई भी काम को करने के लिए जो भी सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के हिसाब से सिस्टमैटिक वे में करना है। एंड क्रिटिकल असेसमेंट करना है। कोई भी वर्क को परफॉर्म करने से पहले, काम को करने से पहले क्रिटिकल असेसमेंट करना है। मीन्स उसको अच्छे से जांच परख के ही करना है। मीन्स बहुत अच्छे से उसको जांचना है। ओके, उसके क्या करना है? स्टडी करना है। तो ये क्या था? वर्क स्टडी रिलेटेड था एक्सप्लेनेशन। अभी ये जो है वर्क स्टडी, वो 4 टेक्निक्स पे डिपेंड है। एक टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। ये चारों जब टेक्निक्स एक इंक्लूड करके क्या बना है? वर्क स्टडी। तो इसमें जो वर्क स्टडी जो फर्स्ट टाइम स्टडी, ये बताता है टाइम स्टडी कि एक एम्प्लॉई कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगाता है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसकी क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अभी यही चीज़ें जो हम स्टडी करके उसके बाद जो मैनेजमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट। यही है, कोई भी हम वर्क परफॉर्म करेंगे उससे पहले हम उसको स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में अच्छे से जांचेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? कोई भी वर्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें? फर्स्ट टाइम स्टडी करें। मीन्स कोई भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है, इसके लिए हम क्या करें? उसका टाइम स्टडी करें। अभी इससे क्या होता है कि अभी जैसे एम्प्लॉय को कोई वर्क दिया गया, कोई काम करने के लिए दिया गया, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स टाइम किया जाएगा कि आपको इतने टाइम में क्या करना है? वर्क कंप्लीट करना है। नहीं तो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं? टाइम पास कर सकते हैं। उनको टाइम दिया, उनको बोला गया बस काम खत्म करो, तो वो हो सकता है अगर उस काम को एक दिन में ख़त्म करना है उसके लिए वो 2 दिन भी लगा सकते हैं, अगर कोई एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स नहीं होगा। इसके लिए टाइम स्टडी बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। अगर एम्प्लॉय को हम कोई भी जो टास्क दे रहे हैं उसको करने में वो कितना टाइम लगा रहा है, ये ऑब्जर्व करना, मतलब ध्यान रखना, देखना, और उसको क्या करना? रिकॉर्ड करके रखना, ताकि नेक्स्ट कभी भी हमको उस एम्प्लॉय के बारे में अगर जानना हो कि ये कौन सा काम कितने टाइम में करता है, इससे हमको पता चलेगा। नेक्स्ट बोला है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाएगा? कंडीशन दिया जाएगा कि आपको ये वर्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है। अगर वो एम्प्लॉय उतने टाइम में अगर कंप्लीट कर लिया तो मीन्स क्या हुआ? वो एक वर्क को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड टाइम बन गया। वो क्या बन गया? वो स्टैंडर्ड टाइम बन गया। मैनेजमेंट को इससे क्या पता चलेगा
हाँ इस वर्क को करने के लिए, इस काम को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक एम्प्लॉय इतना टाइम लगाता है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम बन गया कि इतना टाइम लगता है। तो आगे से अगर कोई भी वर्क हम इतना अगर किसी एम्प्लॉय को काम देते तो इतने टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए। इससे हम टाइम स्टडी से क्या पता चलता है, एक स्टैंडर्ड टाइम पता चलता है कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या बोला है, मेथड स्टडी। मेथड, अभी कोई भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय के पास अलग अलग मेथड्स होंगे। ज़रूरी नहीं है सारे एम्प्लॉय एक ही मेथड से करेंगे। अभी यहाँ पे FW टेलर बोलते हैं अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल में कि एक एम्प्लॉय को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए आप एक फिक्स मेथड उसको मत दो। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड से, अलग मेथड से और अच्छा काम करना चाहता है और वो अगर करके दे रहा है तो आप क्या करो, उस मेथड को एक्सेप्ट करो। क्या करो, आप उस मेथड को एक्सेप्ट करो और उस मेथड को एक्सेप्ट करके आप और अच्छा काम और स्पीड ला सकते हो प्रोडक्शन में। फर्स्ट पॉइंट उसका दिया हुआ है मेथड में, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं क्या करने के लिए, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्या बोला है कि कोई भी क्या बोला है कि द फॉर बेस्ट क्वालिटी मीन्स प्रोडक्ट का बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउटपुट मिल रहा है और साथ में क्या, बेस्ट क्वालिटी। अगर कोई मेथड को यूज़ करके क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, मीन्स कम खर्चे में प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमको वही मेथड फॉलो करनी चाहिए। आगे बोला है कि आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या बोला है कि वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करना, एक मेथड को ढूंढना जिससे एक बेस्ट क्वालिटी का कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हमको बना के मिल रहा है, वो मेथड फॉलो करना और उसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट का स्टडी। मूवमेंट मीन्स अभी मूवमेंट एम्प्लॉयज़ का भी होगा, मशीन्स का भी होगा। कोई भी मशीन रन कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, मशीन का मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उस वर्क को परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मूवमेंट का स्टडी कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ मोशन मीन्स स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज अ मशीन। क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोशन स्टडी मीन्स कि किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं हम, मूवमेंट का, मीन्स एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है और उस मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मशीन कैसा काम कर रहा है, इसका क्या करना, स्टडी करना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। क्या बोला है कि अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, मीन्स अगर कोई एम्प्लॉई वर्क जो उसको काम दिया गया है उस काम के अलावा अगर वो कुछ और चीज़ों में बिजी है, जैसे अगर मान लो मशीन पे प्रोडक्शन चालू है, हर एक 5 मिनट में 100 यूनिट्स अगर बनते हैं, तो उस एम्प्लॉय को मशीन के मूवमेंट पे ध्यान रखना होगा कि कभी भी उसमें रॉ मटेरियल कम ना पड़े, कभी भी उस मशीन में रॉ मटेरियल कम ना पड़े। मीन्स क्या हो सकता है, अगर 5 मिनट के लिए भी उस मशीन में रॉ मटेरियल कम पड़ा, मशीन तो चल ही रहा है, लेकिन वहाँ पे 100 यूनिट्स का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्शन उतने देर नहीं हुआ। तो मशीन का मूवमेंट तो चालू था, लेकिन एम्प्लॉय का यहाँ पे मूवमेंट बंद था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम मूवमेंट का प्रॉपर स्टडी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ पे बेटर कंट्रोल रख सकते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे और जितने भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या कर सकते हैं,
इफेक्टिव यूज कोई भी मैनेजर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टडी का लास्ट वाला, फैटिग स्टडी। क्या है? फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब क्या होता है? फैटिग मीन्स होता है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। फैटिग मीन्स क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। अभी कोई भी एम्प्लॉय है वो फिजिकली और मेंटली कितना स्ट्रेस में है, उसका स्टडी करना मीन्स क्या करना? फैटिग स्टडी करना। फैटिग स्टडी करना। तो वही यहाँ पे उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अगर एक एम्प्लॉय ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेस में है तो उससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो पूरा का पूरा कहाँ पे दिखेगा? उसके काम पे, उसके वर्क परफॉर्मेंस पे वो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे नुकसान किसको होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई वर्कर एम्प्लॉय किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, इसका क्या करना? मैनेजमेंट करना, उसका ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है फैटिग मीन्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, ये तो बता ही चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फैटिग एंड स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोला है कि फैटिग का स्टडी करना मीन्स एम्प्लॉइज के फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस का क्या करना? स्टडी करना। इससे क्या होगा? उनका हम जो फैटिग का लेवल है, जो उनके जो टेंशन का लेवल है, वो हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं कोई तरीके से। और क्या कर सकते हैं? मेंटेन करके रख सकते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी मीन्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कि ऑपरेशनल मीन्स जो वो काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसमें कोई उनका कोई एक एफिशिएंसी कम ना हो। मीन्स कि उनका जो काम करने का जो उनका एक कैपेसिटी है, उनका काम करने का जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कम ना हो। किसकी वजह से? फैटिग की वजह से। तो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस का लेवल को मेंटेन रखना वर्कर्स के एम्प्लॉयज़ को, वो एक मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है? एक मैनेजमेंट का एक पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एब्डोमिनल क्या बोलते हैं कि हमको क्या करना है? जो एम्प्लॉयज़ के फैटिग का लेवल है, जो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस का लेवल है, वो क्या करना है? रिड्यूस करना है। इससे क्या होगा? उनके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की, उनकी जो क्षमता है काम करने की, उसमें कमी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे वर्क स्टडी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में सारी चीज़ें आती हैं, मशीन्स आती हैं, कंप्यूटर्स आएंगी, और जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? उनको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टैंडर्डाइजेशन करना है। मीन्स एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मेंटेन करके रखना है, उनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना है, जिनके वजह से क्या होगा कि ज़्यादा अगर वो स्पॉइलेज ज़्यादा नहीं करेंगे तो वेस्टेज कम से कम करेंगे, नुकसान कम से कम करेंगे। एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम वेस्टेज करेंगे। और साथ में क्या होगा? जो ऑपरेटर्स हैं उस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के, जो मशीनरीज के जो ऑपरेटर्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है? स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। क्या है? स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, अच्छे क्वालिटी का मशीनरीज हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगा? वेस्टेज तो कम होगा ही, साथ में हमारे जो एम्प्लॉयज, जो ऑपरेटर्स हैं, जो मशीन ऑपरेट करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम का कम फेस करना। क्योंकि अगर बार बार अगर खराबियाँ आएगी मशीनरी में तो उसका बार बार उसको ठीक करने के लिए प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयज़ भी उसके पीछे परेशान होंगे। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो एक ज़्यादा ध्यान किस पे रखना है? स्टैंडर्डाइजेशन इस चीज़ का, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का। फर्स्ट पॉइंट है उसमें
कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। क्या बोला है कि अगर हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे हमारा ऑटोमेटिकली जो वर्किंग एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या हो जा रहा है, स्टैंडर्डाइज हो रहा है। मीन्स अगर हम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो भी एक स्टैंडर्ड में आ जाता है। मीन्स स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज़ करके हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे हमारा अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैंडर्ड लेवल पे आता है। जिससे क्या होगा, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज मीन्स खराबियाँ, जो मटेरियल हम जो बनाने के जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो वेस्टेजेस होती है वो कम से कम होगी। ओके, आगे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैटिग्यू अमंग द वर्कर्स एंड इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क। क्या क्या कमी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी होगी। ऑटोमेटिक अगर हम हमारा वेस्टेज कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हमने लाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश गुड्स में। तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन करने की जो खर्चा है वो कम होता है, क्योंकि सारे के सारे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और सेल हो रहे हैं मार्केट में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट में कमी आ रही है। साथ में बोला फैटिग्यू भी कम हो रही है, किनके बीच, वर्कर्स के बीच। उनका जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ उनके पास क्या है, स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। ओके, एंड इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है वो भी अल्टीमेटली क्या होता है, इम्प्रूव होता है। किसके वजह से, स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के वजह से। ओके, थर्ड वाला हमारा है कि साइंटिफिक टास्क सेटिंग। क्या बोला है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टास्क मीन्स वर्क, साइंटिफिक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वर्क को सेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच। कौन से एम्प्लॉयज़ को कितना वर्क देना है, कितना वर्कलोड उसके ऊपर देना है, कितना काम उनको असाइन करना है, कितना अलॉट करना है काम, ये क्या करना है हमको साइंटिफिक तरीके से सोचना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग मच बिलो देयर कैपेसिटी। क्या बोला है कि साइंटिफिक वर्क सेटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए, एम्प्लॉयज को कोई भी वर्क हम अगर दे रहे करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए दे रहे हैं, तो ये प्रिवेंट कर रहे हैं, ये ध्यान दे रहे हैं, इस चीज़ से हम रोक रहे हैं कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा हम उसको वर्क ना दें। मीन्स सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो जिस वर्कर, जिस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी जितनी है, उसकी क्षमता जितनी है काम करने की, हम उतना ही काम उसको दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है by using this technique employees will complete the tasks according to standards given and management can keep proper control on optimum utilization of workforce। क्या बोला है कि अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, कौन सा टेक्निक, साइंटिफिक सिलेक्शन साइंटिफिक टास्क सेटिंग, अगर इस टेक्निक का यूज करते हैं हम, तो इससे क्या होगा, एक जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड, जितना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उतना वो काम करेगा, जितना कैपेबिलिटी है उतना वो काम करेगा। और उससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकता है। मीन्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदे ले सकता है किसका, एक एम्प्लॉय का। क्योंकि अगर वर्कलोड जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम अगर उसको वर्क प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मल सी बात है वो उतना कर नहीं पाएगा, और वो इसके ऊपर क्या आएगा, मेंटल स्ट्रेस आएगा। वही हम जो ऊपर पढ़े थे फैटिग्यू का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको उतना ही वर्क उसको करने के लिए देना है, उतना ही काम करने के लिए देना है, जिससे क्या हो, उसको कोई स्ट्रेस ना आए और वो एक
प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है कि वो क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ से जितना हो सके उससे उतना वो क्या कर रहा है, उससे काम करवा के ले रहा है। मीन्स क्या बोला है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्या कर रहे हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं किस चीज़ का, वर्कफोर्स का, मीन्स एम्प्लॉयज़ का क्या कर रहे हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, फोर्थ है हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करना चाहिए, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग करना चाहिए। कौन से तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग किस तरह से होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। सिलेक्शन करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, सिलेक्शन करना मतलब रिक्रूटमेंट करना, अपने काम पे किसी को रखना। ओके, उसको काम पे रखने के बाद उसको काम सिखाना, ये क्या हो गया, ट्रेनिंग हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है साइंटिफिक सिलेक्शन का, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक जो राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि जिस काम के लिए हमको जैसा आदमी चाहिए, जैसा वर्कर चाहिए, जैसा एम्प्लॉय चाहिए, सेम वैसा ही उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसी स्टैंडर्ड से क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन इम्पार्शियल वे। क्या बोला है कि एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट हम किस तरह से करेंगे, कि स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, जो हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को का पहले से एक जो स्टैंडर्ड फिक्स है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे। कौन से वे में, इम्पार्शियल वे। मीन्स किसी से हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। कैसा मतलब, जैसे होता है ना कि अपने रिलेटिव्स में हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों में किसी को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको बाद में अगर हमारे कोई पहचान का नहीं है तो उसको हम साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इम्पार्शियल और पार्शियलिटी हम कर रहे हैं यहाँ पे। पार्शियलिटी नहीं करना है, साइंटिफिक तरीके से हमको क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड जैसा स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही सेलेक्ट किया गया है, सेट किया गया है, प्रीडिटरमाइंड है, पहले से ही सिलेक्टेड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको क्या करना है, एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है। आगे बोला है कि आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हमने काम पे रखा, तो काम पे रखने के बाद डायरेक्ट नहीं बोलेंगे भाई जा तू काम कर, ऐसा नहीं होगा। पहले हम उसको काम पे रखने के बाद उसको हम पहले ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी तो बढ़ता ही है, साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी पता चल जाता है कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर प्लेसमेंट होगा, राइट प्लेस पे एक राइट पर्सन जाके क्या करेगा, वर्क करेगा। राइट प्लेस पे राइट पर्सन जाके क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा, और इससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है उससे। तो फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। मीन्स कोई भी काम उसमें डिले नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनको मैनेज करने का तरीका कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है उसमें, इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोला यहाँ पे कि प्लानिंग जो है वो सेपरेट रखा गया है, किस चीज़ से, इम्प्लीमेंटेशन से। मीन्स अभी कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वही पर्सन जाके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मीन्स क्या बोला है कि यहाँ पे अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो कोई और पर्सन जाके क्या करेगा, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेगा। मीन्स वो प्लानिंग को रियलिटी में वो अप्लाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे कैसा, दो पर्सन हो रहे हैं,
एक तो प्लानिंग करने वाला और दूसरा इम्प्लीमेंट करने वाला, और तीसरा कौन रहेगा? एग्जीक्यूट करने वाला, मीन्स उस काम को, उस प्लानिंग को परफॉर्म करने वाला। तो यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट के ऊपर दो सुपीरियर आ रहे हैं, मीन्स दो सुपरवाइजर आ रहे हैं। अभी जैसे अगर मैं प्लानिंग करता हूँ, कोई और सुपरवाइज कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है, तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके ऊपर कौन, कैसे दो सुपरवाइजर हो गए। तो इससे क्या होगा, वर्क जो है वो एक किसी एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक बेटर क्वालिटी में, इफेक्टिव वे में क्या होगा, वर्क परफॉर्म होगा। बोला है कि दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। बोला है कि प्लानिंग कोई और कर रहा है और उस वर्क को सुपरवाइज कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, डिफरेंट पीपल कर रहा है। Thus every worker will be supervised by two different sets of supervisor। इससे क्या होगा कि हर एक वर्कर को दो सुपरवाइजर क्या कर रहे हैं, दो एम्प्लॉय, दो मैनेजर क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा लास्ट है डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान। क्या है? डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान। अभी ये क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक स्टैंडर्ड सेट करेगी। जैसे कोई भी वर्क परफॉर्म करने का, मान लीजिए कि एक बोला है कि भाई इतना 100% वर्क परफॉर्म करना है, सारे के सारे एम्प्लॉय 100% वर्क परफॉर्म करेंगे क्या? नहीं, कोई 80% करेगा तो कोई 120% करेगा, मीन्स 100% कोई नहीं करेगा कोई। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। कोई स्टैंडर्ड के अबव करेगा, कोई स्टैंडर्ड के अबव करेगा, कोई बिलो करेगा, कोई स्टैंडर्ड के अबव करेगा, कोई बिलो करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला पॉइंट, डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस सिस्टम मीन्स अगर कोई एम्प्लॉई जितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, जितना काम करके दे रहा है, उस हिसाब से उसका कैसा होना चाहिए, उसका वेजेस होना चाहिए, उसको पैसा, उसको जो वेजेस है उसको किस तरह का मिलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा काम कितना होगा, उसके हिसाब से। अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो उसको वेजेस भी कम मिलना चाहिए, और जो अबव स्टैंडर्ड काम कर रहा है, जितना हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, मान लीजिए कि 1000 यूनिट्स हमने बनाने का 1000 यूनिट्स हमने बनाने का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था, इन्होंने 120% किया, मीन्स उसका 20% एक्स्ट्रा किया और इन्होंने 20% कम किया, तो इनको वेजेस भी कम मिलना चाहिए, इनको वेजेस ज़्यादा मिलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है उसमें, टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। टेलर क्या बोलते हैं कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए, डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस सिस्टम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हायर रेट आर अफोर्ड टू एम्प्लॉइज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वालिटी अंडर दिस सिस्टम। क्या बोला है कि अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड, जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको वेजेस भी कैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड ही शॉल बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेजेस। क्या बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉय कम काम कर रहा है तो उसको वेजेस भी कैसा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, इनके बीच, वेजेस के बीच, दो एम्प्लॉय के वेजेस के बीच डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए, अगर कोई स्टैंडर्ड के नीचे काम कर रहा है तो उसको वेजेस कम मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर कोई स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतना, और जो बिलो काम कर रहा है उसको भी उतना ही, दोनों को अगर सेम देंगे तो जो ये जो बंदा है जो ज़्यादा काम किया है, नेक्स्ट टाइम से वो काम नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा, वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, और फिर वो भी क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से उतना ही काम करेगा। अगर हम ये सिस्टम फॉलो ना करें तो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा जो ओसी का चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।